नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मुद्रा बैंकिंग क्लास के अंतर्गत पिछली क्लास में हम लोगों ने मुद्रा पूर्ति के संदर्भ में विस्तार से अध्ययन किया था। मुद्रा पूर्ति क्या है, मुद्रा पूर्ति में कौन कौन से घटकों को शामिल किए जाते हैं तथा मुद्रा पूर्ति के संदर्भ में आरबीआई द्वारा गठित किए गए विभिन्न कार्य समूहों के बारे में हम लोगों ने जाना था। आज की इस क्लास में हम लोग मुद्रा पूर्ति को निर्धारित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो मुद्रा पूर्ति को निर्धारित करते हैं या प्रभावित करते हैं। तो थोड़ा सा पिछली क्लास का रिकॉल कर लेते हैं। मुद्रा पूर्ति एक निश्चित समय बिंदु पर किसी अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा की मात्रा प्रचलन में बनी रहती है उसे मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। मुद्रा पूर्ति की गणना समय बिंदु पर की जाती है, इसलिए मुद्रा पूर्ति को स्टॉक कहा जाता है। राजकीय कोषागार आरबीआई की तिजोरी में रखी गई मुद्रा की पूर्ति का हिस्सा नहीं मानी जाती है, क्योंकि यह लेन देन अथवा प्रचलन में नहीं होती है। तो यह मुद्रा की पूर्ति की परिभाषा थी। मुद्रा की पूर्ति के संदर्भ में आरबीआई द्वारा समय समय पर विभिन्न कार्यकारी समूह गठित किए और इन समूहों ने मुद्रा की पूर्ति में क्या क्या शामिल किया जाए, क्या क्या शामिल नहीं किया जाए, इन संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए। इसी संदर्भ में आरबीआई द्वारा जो है पहला कार्यकारी समूह 1964 में गठित किया गया, जिसने मुद्रा की पूर्ति के संदर्भ में एम माप का प्रचलन किया या एम माप की अवधारणा विकसित की, जिसमें सी प्लस डी डी प्लस ओ डी को शामिल किया गया था। सी में करेंसी इन सर्कुलेशन जो चलन में मुद्रा थी उसको रखा गया, डी डी में मांग जमा को रखा गया और ओ डी में अन्य जमाओं को रखा गया। मुद्रा पूर्ति के संदर्भ में जो सेकंड कार्यकारी समूह था वह 1977 में गठित किया गया, जिसके अध्यक्ष ए एम घोष थे। और मुद्रा की पूर्ति के संदर्भ में ए एम घोष ने मुद्रा की माप के लिए 4 समुच्चयों की बात की, जिसमें M1, M2, M3 और M4 को रखा गया। M1 में C प्लस डी डी प्लस ओ डी को रखा गया, जिसमें C क्या था, चलन में मुद्रा या जनता के पास करेंसी, डी डी व्यापारिक बैंकों की मांग जमाएं और ओ डी में अन्य जमाओं को शामिल किया गया, जिसमें आरबीआई के पास बड़ी बड़ी कंपनियों की जमाओं को रखा गया था। M1 को पूर्ण तरल मुद्रा या संकीर्ण मुद्रा या लघु मुद्रा कहा गया M1 को। अब इसी प्रकार से M2 में जो शामिल किया गया उसमें M1 प्लस पोस्ट ऑफिस की बचत जमा को शामिल किया गया, जिसमें राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र और इंदिरा विकास पत्र को शामिल नहीं किया गया। M3 में M1 प्लस समय जमा व्यापारिक बैंकों की समय जमा को शामिल किया गया और M3 को सबसे बड़ी मुद्रा या व्यापक मुद्रा कहा गया। इसी प्रकार से M4 में M3 के साथ साथ सभी वित्तीय संपत्तियों की कुल जमाओं को शामिल किया गया, जिसमें गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं की जमाओं को शामिल किया गया था। अब आरबीआई ने मुद्रा की पूर्ति के संदर्भ में 1998 में थर्ड कार्यकारी समूह का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष वाई बी रेड्डी थे और वाई बी रेड्डी कमेटी ने मुद्रा की पूर्ति के संदर्भ में इसे नए सिरे से परिभाषित किया तथा M0, M1, M2 और M3 मौद्रिक समुच्चय के आधार पर तथा तरलता समुच्चय के आधार पर L1, L2 और L3 के आधार पर मुद्रा की पूर्ति को मापने का विचार किया या विचार रखा। तो वाई बी रेड्डी समिति ने M0 में C प्लस व्यापारिक बैंकों द्वारा आरबीआई के पास रखी गई आरक्षित जमा को शामिल किया गया, जिसमें C प्लस CRR प्लस SLR को शामिल किया गया। M1 को आधार मुद्रा या मुद्रा की पूर्ति का सबसे बड़ा निर्धारक माना गया तथा M2 में
M2 में M1 प्लस पोस्ट ऑफिस की अल्पकालिक बचत जमा को शामिल किया गया, अर्थात 1 वर्ष से कम की जमा को शामिल किया गया, तथा M3 में M2 प्लस समय जमा 1 वर्ष से अधिक जमा को शामिल किया गया। M0 को मुद्रापूर्ति का आधार या उच्च शक्ति मुद्रा माना गया, तथा M1 को संकीर्ण मुद्रा और M3 को व्यापक मुद्रा माना गया। अब मुद्रापूर्ति के संदर्भ में इन सब बातों का हम लोगों ने जिक्र किया था पिछली वीडियो में, इस वीडियो में भी हल्का सा अध्ययन कर लिए हैं। अब हम लोग मुद्रापूर्ति को निर्धारित या प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मुद्रापूर्ति को निर्धारित या प्रभावित करने वाले कारक 2 प्रकार के हैं, जिसमें आंतरिक कारक और बाह्य कारकों को शामिल किया गया है। आंतरिक कारकों में हम लोग उच्च शक्ति मुद्रा या रिजर्व मुद्रा को रखेंगे, इसकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, और आज की इस क्लास में बाह्य कारकों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बाह्य कारकों में मुद्रा की पूर्ति को निर्धारित करने वाले बाह्य कारकों में RBI द्वारा सरकार को प्रदान की गई निवल ऋण, बैंकिंग क्षेत्र को प्रदान की गई निवल ऋण, औद्योगिक क्षेत्र को प्रदान की गई निवल ऋण, और RBI द्वारा विदेशी विनिमय के प्रति निवल दायित्व एवं जनता के प्रति सरकार के दायित्व को शामिल किया जाता है। इन सभी को रिजर्व फंड भी कहा जाता है। तो बाह्य कारक जो है 1985 में गठित डॉक्टर सुखमय चक्रवर्ती ने भारत में मुद्रा की पूर्ति के बाह्य कारकों की व्याख्या की और बताया कि बहिर्जात कारकों से मुद्रा की पूर्ति प्रभावित होती है। तो सरकार को प्रदान निवल ऋण, इन कारकों में पहला जो कारक है वह है RBI द्वारा सरकार को प्रदान निवल ऋण। अब सरकार को जब RBI ऋण प्रदान करती है तो उससे मुद्रा की पूर्ति पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो जब बैंकिंग क्षेत्र द्वारा सरकार को ऋण दिया जाता है तो उसके 2 प्रकार के प्रभाव या 2 प्रकार के ऋण होते हैं। RBI द्वारा सरकार को दिया गया ऋण और अन्य बैंकों द्वारा सरकार को दिया गया ऋण। जब सरकार RBI से उधार लेती है तो वह अपनी प्रतिभूति बैंकों को देती है। ये प्रतिभूति बैंकों की संपत्ति में वृद्धि लाती हैं, जिससे क्या होता है, बैंकों की मौद्रिक दायित्व या मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है। और अगर अन्य बैंकों द्वारा सरकार को उधार दिया जाता है तो इससे क्या होता है, साख सृजन में वृद्धि होती है, वह भी मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि लाती है, अर्थात साख सृजन भी मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि लाती है। दूसरा जो मुद्रा की पूर्ति को निर्धारित करने वाला चर है वह है RBI द्वारा बैंकिंग क्षेत्र को प्रदान किया गया निवल ऋण। यह भी बिल्कुल सेम होता है, सरकार को प्रदान किए गए ऋण के समान ही होता है। तो वाणिज्यिक क्षेत्र को दिया जाने वाला साख 2 प्रकार का होता है। जब वाणिज्यिक बैंक RBI से उधार लेती हैं तो वह प्रतिभूतियां RBI को देती हैं। यह प्रतिभूतियां वाणिज्यिक बैंकों की संपत्ति में वृद्धि लाती हैं, जिससे बैंकों को मौद्रिक दायित्व या मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है। इसी प्रकार से जब वाणिज्यिक बैंकें ऋण देती हैं तो उससे क्या होता है, साख सृजन में वृद्धि होती है। अगला जो निर्धारक तत्व है वह है RBI द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को प्रदान की गई निवल ऋण। जब RBI औद्योगिक क्षेत्र को ऋण प्रदान करता है तो इससे क्या होता है, निवल ऋण की मात्रा बढ़ने पर मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और निवल ऋण की मात्रा घटने पर मुद्रा की पूर्ति घटती है। इसके अलावा RBI का विदेशी विनिमय के प्रति निवल दायित्व, जब क्या होता है, RBI विदेशी मुद्रा का विक्रय करती है। अगर विदेशी मुद्रा का क्रय करती है तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, तथा अगर RBI विदेशी मुद्रा का विक्रय करती है तो मुद्रा की पूर्ति घटती है। वर्तमान में मुद्रा की पूर्ति में विदेशी विनिमय के प्रति निवल दायित्व का योगदान सबसे ज़्यादा 46% है। तो RBI का विदेशी विनिमय के प्रति निवल दायित्व में RBI विदेशी मुद्रा का क्रय एवं विक्रय करती है। अगर क्या होता है, विदेशी मुद्रा का
क्रय आरबीआई द्वारा किया जाता है तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, और अगर विदेशी मुद्रा का क्रय किया जाता है तो मुद्रा की पूर्ति क्या होती है, घटती है। इसके अलावा जनता के प्रति सरकार की करेंसी देनदारियाँ मुद्रा की पूर्ति को निर्धारित करने वाले कारकों में प्रमुख कारक है, जहाँ इसमें क्या शामिल किया जाता है, भारत सरकार द्वारा 1 रुपये का नोट छापा जाता है तथा 10 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे, 2 रुपये के सिक्के का टकसाल भारत सरकार द्वारा कराया जाता है। ये सभी सरकार की जनता के प्रति मौद्रिक दायित्व दर्शाते हैं। इनकी वृद्धि के साथ मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है और इनकी कमी के साथ मुद्रा की पूर्ति में कमी होती है। इस प्रकार से जनता के प्रति सरकार की करेंसी देनदारियाँ मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करते हैं। मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करने में सबसे कम योगदान जनता के प्रति सरकार की करेंसी देनदारियों का ही होता है। तो अगर पूछा जाए सबसे कम योगदान मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करने में किसका होता है, तो जनता के प्रति सरकार की करेंसी देनदारियों का होता है। और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करने में किसका योगदान होता है, तो आरबीआई का विदेशी विनिमय के प्रति निवल दायित्व का भुगतान सबसे ज़्यादा मुद्रा पूर्ति को प्रभावित करने में योगदान देती है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अब सरकार को प्रदान किया गया निवल ऋण, बैंकिंग क्षेत्र को प्रदान किया गया निवल ऋण, औद्योगिक क्षेत्र को प्रदान किया गया निवल ऋण, विदेशी विनिमय के प्रति निवल दायित्व एवं जनता के प्रति सरकार की करेंसी देनदारियाँ, ये सभी आरबीआई की मौद्रिक दायित्व के अंतर्गत आती हैं। ABCDE अर्थात कह सकते हैं आरबीआई द्वारा सरकार को प्रदान किया गया निवल ऋण, बैंकिंग क्षेत्र को प्रदान किया गया निवल ऋण, औद्योगिक क्षेत्र को प्रदान किया गया निवल ऋण, आरबीआई का विदेशी विनिमय के प्रति निवल दायित्व तथा जनता के प्रति निवल दायित्व, इन सबको रिजर्व फंड कहा जाता है। अर्थात रिजर्व फंड को मौद्रिक दायित्व भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से जब मौद्रिक दायित्व में वृद्धि होती है तो मुद्रा की पूर्ति क्या होती है, बढ़ती है, और जब मौद्रिक दायित्व में कमी होती है तो मुद्रा की पूर्ति कम होती है। अर्थात मौद्रिक दायित्व एवं मुद्रा की पूर्ति में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। तो यह मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक थे। अब मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारकों का अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अर्थात अगली वीडियो में हम उच्च शक्तिमान मुद्रा या कह सकते हैं उच्च शक्तिशाली मुद्रा या रिजर्व मुद्रा के बारे में अध्ययन करेंगे या M0 के बारे में अध्ययन करेंगे।